तो फाइनली गाइस कक्षा 12वीं विषय अर्थशास्त्र का प्रश्न बैंक 2022 का जो फुल सॉल्यूशन है वो आज के इस वीडियो में आ गया है विथ पीडीएफ के साथ। आज के इस वीडियो में फुल सॉल्यूशन आपको बता रहे हैं, आप देख सकते हो ये पीडीएफ है। और यदि आपने इससे पहले वीडियो नहीं देखे तो आप जाकर देख सकते हो। और आज के इस वीडियो में प्रश्न उत्तर सही विकल्प सबका फुल सॉल्यूशन आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं, ये देख सकते हो आप। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर से ज़रूर कर देना दोस्तों इसे। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। कक्षा 12वीं विषय अर्थशास्त्र प्रश्न बैंक 2022 का फुल सॉल्यूशन देख लेते हैं, जो कि आपके एग्जाम में यही इनमें से ही आपका जो क्वेश्चन आने वाला है। तो इसे आपको अच्छे से याद कर लेना और आपको आज की इस वीडियो में हम समझाने वाले भी हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपका सूक्ष्म अर्थशास्त्र का अर्थ है। तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र का अर्थ क्या है? यहाँ पर सूक्ष्म अर्थशास्त्र का अर्थ होगा विशिष्ट आर्थिक इकाइयों का अध्ययन। सूक्ष्म अर्थशास्त्र का अर्थ होगा विशिष्ट आर्थिक इकाइयों का अध्ययन। और यदि दोस्तों आपको इंग्लिश का भी सोल्यूशन चाहिए तो हम इंग्लिश का भी आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करवाने वाले हैं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। यहाँ पर आप देख सकते हो प्रश्न क्रमांक 2 है आपका, उस केंद्रीय समस्या की पहचान कीजिए जो उत्पादन की जाने वाली वस्तु की मात्रा से संबंधित है। तो उत्पादन की जाने वाली वस्तु की मात्रा से कौन सी केंद्रीय समस्या संबंधित है? क्या उत्पादन किया जाए। केंद्रीय समस्या कितनी है हमारी? 3 केंद्रीय समस्याएं। क्या उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए और कैसे उत्पादन किया जाए। समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? तो समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध है सामूहिक मात्राओं से। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में सामाजिक हित एवं कल्याण को महत्व दिया जाता है? तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में सामाजिक हित एवं कल्याण को महत्व दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न क्रमांक 4, निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में सामाजिक हित, ये अभी हम देख रहे हैं दोस्तों समाजवादी अर्थव्यवस्था में। प्रोफेसर सिमुलेशन के ने निम्न में से किस समस्या को अर्थशास्त्र की बुनियादी समस्या माना है? यहाँ पर अर्थशास्त्र की बुनियादी समस्या माना है। तो यहाँ पर किन वस्तुओं का कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए और वस्तुओं का उत्पादन किस प्रकार किया जाए। तो यहाँ पर ये तीनों जो समस्या उसको जो प्रोफेसर सिमुलेशन ने जो अर्थव्यवस्था की बुनियादी समस्या माना है। अर्थव्यवस्था में कितने क्षेत्र होते हैं? तो अर्थव्यवस्था में 3 क्षेत्र होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। आपकी बोर्ड एग्जाम बहुत पास आ रही है दोस्तों, तो आपको ये सब जानकारी होना चाहिए। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा अर्थशास्त्र का विभाग नहीं है? अर्थशास्त्र का विभाग कौन सा नहीं है? तो बजट अर्थशास्त्र का विभाग नहीं है। सूक्ष्म व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करता है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र किसका अध्ययन करता है? तो विशिष्ट फर्मों का सूक्ष्म अर्थशास्त्र अध्ययन करता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र निम्न में से किस पर ध्यान देता है? तो व्यष्टि अर्थशास्त्र जूट उद्योग पर ध्यान देता है। निम्न में से क्या एक सकारात्मक अर्थशास्त्र का उदाहरण है? तो कीमत वृद्धि नियंत्रण के लिए भारत द्वारा उठाया गया कदम ये सकारात्मक अर्थशास्त्र का उदाहरण है। इसमें आपके सारे आईएमपी क्वेश्चंस और इनका सबका रिवीजन भी आज के इस वीडियो में आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आप देख सकते हो यहाँ पर निम्न में से प्रश्न क्रमांक 10 हमने पढ़ लिया है। अब प्रश्न क्रमांक 11 हमारा है, अर्थशास्त्र जीवन के साधारण व्यवसाय में मानव जाति का अध्ययन है। यह परिभाषा किसने दी है? तो आप देख सकते हो ये वाली परिभाषा आपको बताना है किसने दी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्शल ने ये वाली परिभाषा दी थी। सर्वप्रथम सूक्ष्म शब्द का प्रयोग किसने किया? तो सर्वप्रथम सूक्ष्म शब्द का प्रयोग रेगनर फिश ने किया था। व्यष्टि अर्थशास्त्र का दोष है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का दोष क्या है? तो संपूर्ण अर्थव्यवस्था का ज्ञान नहीं, समूह पर लागू नहीं, वास्तविक मान्यताओं पर आधारित। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। व्यष्टि अर्थशास्त्र का दोष है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रिया नहीं है? आर्थिक क्रिया कौन सी नहीं है? तो कालाबाजारी जो है आर्थिक क्रिया नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सा वाला। अर्थशास्त्र की प्रकृति, अर्थशास्त्र की प्रकृति कैसी है? तो अर्थशास्त्र की प्रकृति कला एवं विज्ञान दोनों है। जब कोई व्यक्ति अपनी आवश्यकता को संतुष्ट करने के लिए वस्तुएं खरीदता है तो वो क्या कहलाता है? तो जब कोई व्यक्ति अपनी आवश्यकता को संतुष्ट करने के लिए वस्तु खरीदता है तो वो क्या कहलाएगा? उपभोक्ता कहलाता है। यहाँ पर आपको जो देख सकते हो व्यष्टि अर्थशास्त्र परिचय में यहाँ पर अति लघु उत्तरीय प्रश्न आ चुके हैं, जो कि इनका 2 अंक के ये आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो पहला आपका क्वेश्चन है व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है? तो इसमें आपको यही लिखना है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र सूक्ष्म अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था के छोटे छोटे इकाइयों का आवंटन किया जाता है। मतलब व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था का वह भाग है जिसमें विशिष्ट फर्मों का अध्ययन किया जाता है, छोटे छोटे इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये आंसर आपको लिख देना है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देख सकते हो यहाँ पर व्यष्टि अर्थशास्त्र मुख्य अंतर कीमत सिद्धांत समझाइए। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र मुख्य विषय है कि किसी वस्तु विशेष की कीमत या सेवाओं की कीमत कैसे निर्धारित होती है। यही कारण है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत सिद्धांत या मूल्य सिद्धांत भी कहते हैं। आपको ये याद रखना, व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत सिद्धांत या मूल्य सिद्धांत भी कहते हैं। प्रोफेसर सुल्ली के अनुसार व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य अंतर क्या है? कीमत सिद्धांत है। अर्थव्यवस्था से क्या है? तो अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है जो लोगों को जीवन निर्वहन के साथ साधन प्रदान करती है। मतलब जो लोगों को जीविका प्रदान करती है।
तो आपको ये प्रश्न क्रमांक 3 भी आपका इस तरह से कंप्लीट आपको कर लेना है। प्रश्न क्रमांक 4 की ओर चलते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से क्या है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वो आर्थिक प्रणाली है जिसमें उत्पत्ति के साधन पर निजी स्वामित्व एवं नियंत्रण होता है, मतलब निजी स्वामित्व होता है, तथा इन साधनों का या फिर वस्तुओं को लाभार्जित करने के उद्देश्य से विभिन्न कार्यों में प्रयोग किया जाता है। स्वतंत्र प्रयोग करने की स्वतंत्रता होती है। तो यहाँ पर आपका आ सकता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह आर्थिक प्रणाली है जिसमें उत्पत्ति के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है और इसमें वस्तुओं का उत्पादन जो है लाभ प्राप्ति के उद्देश्य से किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से किया जाता है। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं से क्या है? तो अभी हमने पढ़ा अर्थव्यवस्था की 3 केंद्रीय समस्याएं। तो आपको इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक आपको लिख देना है। देख सकते हो यहाँ पर समाजवादी अर्थव्यवस्था से क्या है? तो समाजवादी अर्थव्यवस्था एक ऐसी आर्थिक प्रणाली, अभी हमने पढ़ा था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में, अब समाजवादी अर्थव्यवस्था के और आगे पढ़ेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में। तो जिससे उत्पादन के साधन पर समाज को स्वामित्व एवं नियंत्रण, समाज या सरकार का स्वामित्व एवं नियंत्रण होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो उत्पत्ति के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है, समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पत्ति के साधनों पर समाज तथा सरकार का स्वामित्व होता है। यहाँ पर आपको समाजवादी अर्थव्यवस्था की 2 विशेषताएं लिख देनी। समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता, उत्पादन के साधन पर सरकार का स्वामित्व होता है। यहाँ पर प्रतियोगिता का अभाव होता है, यहाँ पर प्रतियोगिता का अभाव होता है। यहाँ पर नेक्स्ट है आपको व्यष्टि अर्थशास्त्र की सीमाएं लिखनी है। तो यहाँ पर व्यष्टि अर्थशास्त्र की संपूर्ण अर्थव्यवस्था का ज्ञान नहीं, हमने अभी पढ़ा था कि व्यष्टि अर्थशास्त्र छोटा है, ये छोटा भाई है, तो इससे संपूर्ण अर्थव्यवस्था का ज्ञान नहीं है। इसका बड़ा भाई है दोस्तों समष्टि अर्थशास्त्र, इसको संपूर्ण अर्थव्यवस्था का ज्ञान है क्योंकि ये बड़ा भाई है उसका। समूह पर लागू नहीं होना, समूह पर लागू नहीं होता, ये अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित होता है। केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था एवं बाजार अर्थव्यवस्था में आपको अंतर बताना है। यहाँ पे आपका तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था बाजार अर्थव्यवस्था में अंतर बताना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कोई 3 अंतर आपको बता देना है। यहाँ पे आपको अंतर का आधार सबसे पहले नियंत्रण बताना है। तो इसमें किसका नियंत्रण रहता है? सरकार का नियंत्रण रहता है। और यहाँ पर किसका नियंत्रण रहता है? इस अर्थव्यवस्था में मांग एवं पूर्ति, मतलब पूर्ति के अनुसार मांग निर्धारित होती है। उत्पादन का उद्देश्य होता है, तो यहाँ पर लाभ प्राप्त करना जो है इसका उद्देश्य नहीं होता। सामाजिक कल्याण में वृद्धि करना इसका उद्देश्य होता है। और इसमें सरकार की भूमिका जो आपको लिखना है, तो इसमें सक्रिय भूमिका का निर्वहन करती है। इसमें सरकार की कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं होती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की 3 विशेषताएं लिखनी है आपको। यहाँ पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की 3 विशेषताओं को आपको बताना है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की 3 विशेषताएं आप बता सकते हैं। संपत्ति का अधिकार, उपभोक्ता को सार्वभौमिकता और कीमत तंत्र। प्रश्न क्रमांक 6 है, मिश्रित अर्थव्यवस्था की 3 प्रमुख विशेषताएं बताइए आपका। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था की 3 विशेषताएं आपको बतानी है। निजी एवं सार्वजनिक संपत्ति का सहअस्तित्व होता है। यहाँ पर आर्थिक स्वतंत्रता पाई जाती है मिश्रित अर्थव्यवस्था में, किंतु पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तुलना में कुछ कम। यहाँ पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कुछ ज़्यादा जो है आर्थिक स्वतंत्रता पाई जाती है। सीमित प्रतियोगिता, यहाँ पर इसमें प्रतियोगिता सीमित होती है। एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या है? अभी हमने पढ़ा एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या है, तो ये आपको अच्छे से याद कर लेना है कि क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए और किसके लिए उत्पादन किया जाए। ये अर्थव्यवस्था की 3 प्रमुख केंद्रीय समस्याएं। एक अर्थव्यवस्था को चाहे जितना विकास हो, अविकसित 3 केंद्रीय समस्याओं का सामना करना पड़ता हो। तो ये तीनों जो है केंद्रीय समस्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। तो इसकी पूरी विशेषता यहाँ से यहाँ तक कि आपको इसे अच्छे से नोट कर लेना है। आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के 3 कारण, आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के 3 कारण आपको बताना है। तो यहाँ पर आर्थिक समस्या निम्न कारणों से उत्पन्न होती है। मनुष्य की आवश्यकता अत्यंत अनंत और असीमित होती है। मनुष्य की आवश्यकता अनंत होती है। आज आपने कोई मोबाइल खरीद लिया, आप फिर अगले दिन 20,000 का मोबाइल खरीदोगे, फिर आपकी इच्छा होगी 50,000 का, फिर आपकी इच्छा होगी कि आईफोन खरीदो। इस तरह से आपकी जो है असीमित और जो है अनंत आपकी आवश्यकता होती है। तो ये आर्थिक समस्या उत्पन्न होने का कारण है। यदि आप पहले मोबाइल में ही संतुष्ट हो जाते हो तो यहाँ पर आर्थिक समस्या उत्पन्न नहीं होती है। मनुष्य की आवश्यकता तीव्रता भिन्न होती है। यहाँ पर ये भी आपका जो है दूसरा पॉइंट होता है। और तीसरा पॉइंट आप देख सकते हो ये है। तो आपको आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के कोई 3 कारण आपको बता देना है। यहाँ पे आपको बताना है व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर बताना है आपको। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर आप देख सकते हो आज से। तो इसमें व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, इसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर उपकरण बताना और मुख्य समस्या बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। यहाँ पर अभी हमने देखा व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर, ये है आपका इकाई 2। तो इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है दोस्तों, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी आपको बता रहे हैं। तो आपकी इकाई 2, इसमें से आप देख सकते हो यहाँ पर आपके 3 अंक का जो क्वेश्चन पूछे जाने हैं, 2 अंक का 1 पूछा जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो। तो यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके 3 पूछे जाएंगे, 2 अंक का 1 5 नंबर, तो इसमें से 4 नंबर का 1। तो यहाँ पर आपके 9 अंक का जो क्वेश्चन आंसर इस अध्याय में से पूछा जाएगा। तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है अध्याय है, तो आपको इसे अच्छे से याद कर लेना है दोस्तों। तो चलिए वीडियो जो है इसका स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। तो कीमत अनुपात PX/PY का ढाल
ढाल सूचित करता है। तो ये ढाल किसका सूचित करता है? तो आभा दोनों का, किन किन का? बजट रेखा और बजट जो यहाँ पे आप देख सकते हो बजट समूह का, बजट रेखा और बजट समूह दोनों का यहाँ पर ढाल सूचित करता है। उदासीनता वक्र का नीचे की ओर ढाल सूचित करता है। उदासीनता वक्र का नीचे की ओर ऋणात्मक ढाल सूचित करता है दोस्तों। कैसा? ऋणात्मक ढाल। सीमांत उपयोगिता हो सकती है। सीमांत उपयोगिता कैसी हो सकती है? धनात्मक, ऋणात्मक और शून्यात्मक तीनों प्रकार की हो सकती है। यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक चौथा आप देख सकते हो। यहाँ आपसे पूछा गया है सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं? जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तब कुल उपयोगिता बढ़ती है। सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तो कुल उपयोगिता बढ़ती है। ये कथन गलत है आपका। उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है तब सीमांत उपयोगिता कैसी होती है? सीमांत उपयोगिता शून्यात्मक होती है। सीमांत उपयोगिता राशि नियम आधार है। सीमांत उपयोगिता राशि नियम किसका आधार है? तो उपयुक्त सभी का आधार है। मूल्य निर्धारण का आधार, मांग का नियम और उपभोक्ता की बचत, तो इन सभी का आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर आप देख सकते हो जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तो तब कुल उपयोगिता, तो यहाँ पर जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तो कुल उपयोगिता स्थिर हो जाती है। सीमांत उपयोगिता शून्य है तो कुल उपयोगिता कैसे हो जाएगी? स्थिर। उपभोक्ता की अंतिम इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता को सीमांत उपयोगिता कहते हैं। उपभोग की अंतिम इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता क्या कहलाती है? सीमांत उपयोगिता कहलाती है। उपयोगिता को परोक्ष रूप से मापा जाता है। किसके द्वारा मापा जाता है? तो उपयोगिता को इनमें से किसी के द्वारा भी नहीं मापा जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से किसी के द्वारा नहीं। सीमांत उपयोगिता है। सीमांत उपयोगिता क्या है? कुल उपयोगिता में वृद्धि। कुल उपयोगिता में वृद्धि क्या है? सीमांत उपयोगिता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न क्रमांक 11। उदासीनता वक्र संश्लेषण निम्न से कौन सी उपभोक्ता संतुलन की नहीं है? उपभोक्ता संतुलन की कौन सी जो है स्थिति नहीं है? तो MUX/PX है। MUY/P बराबर MUY/PY। तो ये उपभोक्ता संतुलन की जो है स्थिति नहीं है। ये आपको इसमें राइट आंसर लगाना है। सुरेश सेव की 6वीं इकाई। तो क्वेश्चन आपको पढ़ लेना है दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा यदि आपको पढ़कर बताएंगे तो इसे आपको ही समझना है। इसका राइट आंसर होगा 330। एक उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में होगा यदि सीमांत उपयोगिता वस्तु के लिए समान हो। सीमांत उपयोगिता कौन सी वस्तु? वस्तु की कीमत के समान हो। यहाँ पर 14वां है आपका, 14वां नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर उपभोक्ता संतुलन स्थिति में उस बिंदु पर होता है तब बजट लाइन रेखा यहाँ पर उदासीनता वक्र के लंबवत हो। यहाँ पर उदासीनता वक्र के लंबवत होती है। यदि MUI, तो ये आपको क्वेश्चन पढ़ लेना है दोस्तों। अगर हम आपको पढ़कर बताएंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको पढ़ लेना है आपका। इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 रुपये। उदासीनता वक्र सदैव कैसा होता है? मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है। उदासीनता वक्र सदैव मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है। दो वस्तुओं के बीच विनिमय दर उदासीनता वक्र विश्लेषण दर्शाता है। तो विनिमय दर कैसा दर्शाता है उदासीनता वक्र? तो कीमत रेखा, उदासीनता वक्र और उदासीनता तालिका। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। प्रश्न क्रमांक 18। उदासीनता वक्र का ढाल दर्शाता है। उदासीनता वक्र का ढाल कैसे दर्शाता है? तो ह्रासमान मतलब घटती हुई। यदि एक उपभोक्ता अपने बजट रेखा के नीचे है तो तब वह अपने कुल आय को खर्च नहीं करेगा। उदासीनता में क्या दर्शाता है? उदासीनता वक्र परिवार। उपयोगिता आमतौर पर किससे संबंधित है? तो उपयोगिता आमतौर पर संतुष्टि से संबंधित है। जब उपयोगिता अधिकतम है तब कुल उपयोगिता कैसी होगी? तो कुल उपयोगिता शून्यात्मक होती है। जब कुल उपयोगिता शून्यात्मक होती है। एक उपभोक्ता संतुलन में यहाँ पर आप देख सकते हो, एक उपभोक्ता संतुलन में जब सीमांत उपयोगिता है तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बराबर की वजह से, मतलब किसकी वजह से उपभोक्ता का खर्च प्रतिबंधित है? तो उपयोगिता अधिकतम की वजह से। निम्नलिखित में कौन सी पूरक वस्तु है? तो यहाँ पर है इनमें से कोई भी वस्तु पूरक नहीं है, ये सभी स्थानापन्न वस्तुएं हैं। सामान्य वस्तु की मांग उपभोक्ता की आय बढ़ने पर क्या होती है? तो उपभोक्ता की आय बढ़ने पर बढ़ती है। स्थानापन्न वस्तु की कीमत में वृद्धि होने से मांग में वृद्धि होती है। स्थानापन्न वस्तु की कीमत में वृद्धि होने से मांग में वृद्धि होती है। तो दोस्तों आपको ये समझा नहीं पाएंगे ठीक से, लेकिन आपको अच्छे से इसका रिवीजन कर लेना है। पेट्रोल की कीमत बढ़ जाने पर कार का मांग वक्र खिसक जाता है, तो कार का मांग वक्र बाईं ओर खिसक जाएगा। किस वस्तु की मांग वक्र खींची जाती है? किसी वस्तु की मांग वक्र खींची जाती है इस मान्यता में यहाँ पर आपका तीनों राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दवाला उपयुक्त सभी। इनमें से कौन सी वस्तु स्थानापन्न वस्तु का उदाहरण नहीं है? ब्रेड तथा बटर स्थानापन्न वस्तु का उदाहरण नहीं है। मांग का नियम कहता है कि वस्तु की कीमत तथा उसकी मात्रा के बीच कैसा संबंध होता है? तो उसकी मात्रा के बीच कैसा संबंध होता है? विपरीत संबंध होता है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अवाला, विपरीत संबंध होता है। मांग का विस्तार का आशय है। मांग के विस्तार का आशय क्या है? तो मांग वक्र का नीचे चला जाना। व्यक्तिगत मांग का निर्धारण होता है। व्यक्तिगत मांग का निर्धारण होता है इनमें से किसी के द्वारा नहीं होता है। यहाँ पे आपको इसे पढ़ लेना है। प्रश्न क्रमांक 34वां है आपका, निम्नांकित मांग अनुसूची का प्रभाव मांग वक्र पर क्या होगा? तो यहाँ पे आपको इसे अच्छे से समझना है, पढ़ना है। मांग वक्र का बाईं ओर
खिसकना इसका राइट आंसर हो जाएगा। मांग में विस्तार का कारण है, मांग में विस्तार का कारण क्या हुआ? तो यहाँ पर दी हुई वस्तु की कीमत गिर जाना मांग में विस्तार का कारण है। किसी वस्तु की मांग के विपरीत यहाँ पर आपको दोस्तों किसी वस्तु की मांग के विवरण शामिल है तो किसमें है? तो यहाँ पर देख सकते हो वस्तु की कीमत, वस्तु की मात्रा और यहाँ पर समय अवधि, तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर करना है। प्रश्न क्रमांक 37वां है आपका, जब उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है तो वह हल्की वस्तुओं की मांग वक्र चली जाएगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाईं ओर। यदि एक से वस्तु की कीमत गिर जाने पर वाई वस्तु की कीमत ऊंची चली जाए तो दोनों हैं, तो दोनों क्या है? असंबंध है। यदि वाई वस्तु की कीमत ऊंची हो जाने पर एक से वस्तु की कीमत भी ऊंची चली जाए तो दोनों वस्तु कैसी है? स्थानापन्न वस्तु है। यदि वस्तु एक से कीमत ऊंची हो जाने पर उसकी मांग में परिवर्तन नहीं हो तो इसे क्या कहेंगे? तो इसे पूर्णतः बेरोजगार वस्तु कहेंगे। तो ये सारे मोस्ट एमपी क्वेश्चन है आपके प्रश्न बैंक में से आपको बताया जा रहा है, इन सभी को अच्छे से आपको याद कर लेना है। तो प्रश्न क्रमांक आपका 40वां है, यदि वस्तु एक से की कीमत ऊंची चली जाए तो उसकी मांग में परिवर्तन हो तो इसे क्या कहेंगे? तो इसे पूर्णतः बेरोजगार कहते हैं। तो ये क्वेश्चन अभी हमने पढ़ लिया है। एक वस्तु की मांग डीडी से डीडी हो जाती है तो कहा जाएगा, तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं, यहाँ पर पैराग्राफ ये पढ़ लेना है और यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थानापन्न वस्तु की कीमत ऊंची हो जाना। स्थानापन्न वस्तु की कीमत ऊंची हो जाना इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर सावल इसका राइट आंसर होगा। एक वस्तु की कीमत लोच ऊंची नहीं होगी तब जब वह क्रेता के लिए आवश्यक हो, क्रेता के लिए आवश्यक हो तब उसकी जो कीमत लोच ऊंची नहीं होगी। किसी वस्तु की मांग कम लोचदार होगी जब वह प्रतिशत कीमत में परिवर्तन ज़्यादा और प्रतिशत परिवर्तन मांग की मात्रा नहीं। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 44वां आपका निम्नलिखित में लोचदार मांग वाली वस्तु कौन सी है? तो लोचदार मांग वाली एयर एंड कंडीशनर लोचदार मांग वाली वस्तु है। यहाँ पर है 45वां आपका, यदि किसी वस्तु की मात्रा की कीमत लोच यूनिट से कम हो तो कीमत में कमी होगी, तो कीमत में कमी होगी तो मांग की मात्रा में वृद्धि से अधिक अनुपात में, किस अनुपात में? मांग की मात्रा में वृद्धि से अधिक अनुपात में। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु की मांग धनवान उपभोक्ता द्वारा की जाती है तो सामान्यतः इसकी मांग कैसी होगी? तो कम लोचदार इसकी मांग होगी। एक मध्यम स्तर के रेस्टोरेंट में भोजन की मांग लोचदार होती है। यदि रेस्टोरेंट का संचालक कीमत बढ़ाने का विचार रखता है तो परिणाम हो सकता है भोजन की मात्रा में अधिक कमी हो सकती है। गिफिन वस्तुएं किस प्रकार की होती हैं? यहाँ पर निष्कृष्ट प्रकार की होती है। स्याही के मूल्य में वृद्धि से पेन की मांग क्या होगी? तो पेन की मांग दोस्तों स्थिर कमी हो जाएगी, पेन की मांग में कमी हो जाएगी। यहाँ पर बा वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। मांग वक्र का ढाल सामान्यतः कैसा होता है? बाएं से दाएं नीचे की ओर होता है मांग वक्र का ढाल। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उपयोगिता क्रमवाचक सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो हिक्स तथा एलन ने ये वाला सिद्धांत जो है प्रस्तुत किया था। तो ये आपके 4 नंबर के क्वेश्चन है, तो इसका आंसर देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर आपके इकाई 2 उपभोक्ता के व्यवहार के सिद्धांत के जो है 4 नंबर वाले क्वेश्चन है, तो हम इनके देख लेते हैं। यहाँ पर अति लघु उत्तरीय प्रश्न का 2 अंक है। शब्द सीमा लगभग 30 शब्द है। तो उपयोगिता को परिभाषित कीजिए, तो यहाँ पर आपका इसका राइट आंसर यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। इसे अच्छे से नोट कर लेना दोस्तों। उपभोक्ता का अर्थ बताइए। उपभोक्ता का अर्थ आपको बताना है। तो उपभोक्ता उस व्यक्ति को कहते हैं जो विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं का क्रय या तो उपभोग करता है, क्रय करके या तो उपभोग करता है अथवा उनको प्रयोग में लाता है। कुल उपयोगिता अधिकतम कब होती है? तो जब शून्यात्मक होती है। जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तब टोटल यूटिलिटी मतलब कुल उपयोगिता कैसी होती है? तो तृप्ति का बिंदु, इसे अधिकतम होती है, इसे तृप्ति का बिंदु भी कहते हैं। उपयोगिता क्या है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आप देख सकते हो, उपयोगिता का आशय। अगर आप कोई पढ़कर बताएंगे, इन्हें समझाएंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा दोस्तों, इसलिए आप इन्हें समझ सकते हो। यहाँ पर उदासीनता वक्र ऋणात्मक ढाल क्यों बनाते हैं? तो इसका राइट आंसर यहाँ तक हो जाएगा। आपको इसे पढ़ लेना है दोस्तों, वीडियो को रोक लीजिए, इसे अच्छे से पढ़ लीजिए। उदासीनता मानचित्र क्या है? तो इसे भी आपको अच्छे से पढ़ लेना। उदासीनता मानचित्र क्या है? सीमांत उपयोगिता राष्ट्र नियम के 2 व्यवहारिक महत्व आपको बताना है। तो 2 व्यवहारिक महत्व इसके कौन कौन से? उत्पादन का आधार, ये व्यवहारिक महत्व इसका, और क्रय प्रणाली का आधार। उपभोक्ता संतुलन का अर्थ बताइए। तो यहाँ पर उपभोक्ता संतुलन का अर्थ बताना है। उपभोक्ता संतुलन का अर्थ आपको यहाँ पर बता देना है दोस्तों। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता दें दोस्तों, यहाँ पर उपभोक्ता संतुलन का अर्थ आपने बता दिया। तो यहाँ पर धनात्मक और ऋणात्मक उपयोगिता से क्या तात्पर्य है, ये आपको इसका जो है आंसर बताना है। धनात्मक और ऋणात्मक उपयोगिता से क्या तात्पर्य है? यहाँ पर उपभोक्ता के बजट समूह से आप क्या समझते हो, उसका राइट आंसर भी आपको बताना है। बजट रेखा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बजट रेखा क्या है? यहाँ पर पूरक वस्तुएं किसे कहते हैं? मांग का नियम क्या है? यहाँ पर आपको इसे भी बताना है। यहाँ पर विश्लेषणात्मक प्रश्न आपके आ चुके हैं, जिनके जो शब्द सीमा 120, प्रत्येक अंक 4 अंक, प्रत्येक प्रश्न का 4 अंक है। तो यहाँ पर उदासीनता वक्र विश्लेषण का उपयोग करते हुए उपभोक्ता संतुलन की स्थिति को समझाइए। तो इसका राइट आंसर आपको लिख लेना है, यहाँ तक इसका राइट आंसर हो जाएगा।
सम सीमांत उपयोगिता नियम के को उदाहरण द्वारा समय समझाइए, उदाहरण द्वारा समय समझाइए। तो इसका राइट आंसर आपको लिख लेना है दोस्तों। यहाँ पर हम वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहते, इसलिए आपको समझा नहीं पाएंगे। सीमांत उपयोगिता राष्ट्र नियम की रेखा चित्र की सहायता से व्याख्या कीजिए। तो रेखा चित्र की सहायता से व्याख्या आपको करनी है। फुल सोल्यूशन आज के इस वीडियो में लेकर आए हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। उदासीनता वक्र क्षैतिज या लंबवत अक्षों को स्पष्ट क्यों नहीं करते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो इसका राइट आंसर आपको लिख लेना है। प्रश्न क्रमांक 5वां है आपका, मान के नियम की रेखा चित्र की सहायता से व्याख्या करनी है। आपको मान के नियम की रेखा चित्र की सहायता से व्याख्या करनी है, तो इसे भी आपको अच्छे से नोट कर लेना है। मान के नियम का महत्व समझाइए। तो मान के नियम का महत्व आप समझ सकते हैं। यहाँ पर मूल्य निर्धारण में उपयोगी, कर नीति में सहायक, वितरण सिद्धांत में महत्व, यहाँ पर यातायात उद्योग में महत्व, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। देख सकते हो, मान के नियम के अपवादों को समझाइए। मान के नियम के अपवाद आपको समझाना है। तो मान के नियम के अपवाद कौन कौन से ग्रिफिन वस्तुएं और यहाँ पर अज्ञानता, प्रभाव, रुचि का फैशन में परिवर्तन, अनिवार्यता है। मान की लोच के प्रकार का वर्णन आपको करना है। तो मान की लोच के प्रकार का वर्णन आप इस तरह से कर सकते हैं। कीमत मांग लोच के निर्धारक तत्व आपको समझाना है। उसके बाद में विभिन्न प्रकार की कीमत लोच का वर्णन कीजिए तथा रेखाचित्र की सहायता से उन्हें समझाइए। ये आपको यहाँ पर बता देना है। इसका राइट आंसर इतना हो जाएगा। यहाँ पर इसको आपको अच्छे से नोट कर लेना है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। उपयोगिता की विशेषता लिखिए। उपयोगिता की विशेषता आपको लिखनी है यहाँ पर। सीमांत उपयोगिता कुल उपयोगिता से में संबंध समझाइए। तो ये आपको ये सब कुछ बना देना है। और यहाँ पर आपका इकाई 2 भी कंप्लीट हो चुकी है। इकाई 3 की ओर चलते हैं। यहाँ पर अध्याय 3 की ओर यहाँ पर हम चल रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, उत्पादन के घटक होते हैं। तो उत्पादन के घटक कितने होते हैं? तो 5 उत्पादन के घटक होते हैं। उत्पादन के प्रकार होते हैं। उत्पाद के प्रकार कितने होते हैं? तो कुल उत्पाद, औसत उत्पाद, सीमांत उपयोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। प्रतिफल के नियम है। प्रतिफल के नियम कितने हैं? 3 है। प्रतिफल के नियम 3 है। पैमाने के प्रतिफल की दशा में उत्पाद में परिवर्तन तब होता है जब सभी संसाधनों में परिवर्तन अनुपातिक हो। आ वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्थिर लागत को क्या कहते हैं? पूरक लागत भी कहते हैं। स्थिर लागत का उदाहरण नहीं है। स्थिर लागत का उदाहरण नहीं, क्या नहीं है? तो माल का क्रय स्थिर लागत का उदाहरण नहीं है। परिवर्तनशील लागत का उदाहरण क्या नहीं है? तो परिवर्तनशील लागत का उदाहरण पूंजी पर ब्याज नहीं है। कुल स्थिर लागत में की मात्रा से भाग देने पर प्राप्त होती है। किसकी मात्रा से भाग? औसत स्थिर लागत की मात्रा से भाग देने पर प्राप्त होती है। जब सीमांत उत्पाद बढ़ता है तो कुल उत्पाद घटती दर से बढ़ता है। घटती दर से बढ़ता है। जब सीमांत उत्पाद औसत उत्पाद से अधिक होता है तो औसत उत्पाद कैसा होता है? तो बढ़ता है। एक फर्म अपने स्थिर साधनों को किस अवधि में नहीं बदल सकती? तो स्थिर साधनों को अल्पकाल अवधि में नहीं बदल सकते। निम्न में से कौन सी मत परिवर्तित लागत का उदाहरण है? तो कच्चे माल की लागत जो है परिवर्तित लागत का उदाहरण है। यहाँ पर औसत स्थिर लागत उत्पादन बढ़ने पर घटती है। तो यहाँ पर राइट आंसर सा वाला हो जाएगा। जब कीमत कम करके अधिक बेचा जा सकता है तो तब AR ज़्यादा होगा MR से। कुल उत्पाद कैसे निकाला जाता है? तो यहाँ पर सिग्मा MP से कुल उत्पाद निकाला जाता है। यहाँ पर उत्पादन फलन में उत्पाद किसका फलन करता है? तो यहाँ पर उत्पादन फलन में उत्पाद उत्पादन का फलन करता है। जब सीमांत उपयोगिता शून्य हो तो कुल उपयोगिता होती है। तो कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। उत्पादन फलन को व्यक्त करता है। उत्पादन फलन को कौन व्यक्त करता है? तो समीकरण सवाल ही आपको उत्पादन फलन को व्यक्त करती है। QX बराबर F कोष्टक ABCD कोष्टक। यहाँ पर 19वां है आपका क्या? सीमांत उत्पाद कुल शून्य या ऋणात्मक हो सकता है। तो सीमांत उत्पाद शून्य या ऋणात्मक हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाँ। पैमाने के बढ़ते प्रतिफल के लागू होने के क्या कारण है? पैमाने के बढ़ते प्रतिफल के लागू होने के कारण है आंतरिक एवं बाह्य दोनों। इसका राइट आंसर हो जाएगा सा वाला। वे वस्तु कौन सी है जो फर्मों को अपने कार्यों से प्राप्त होती है? तो वे वस्तुएं आंतरिक बचतें होती हैं। उत्पादन के साधन है। तो उत्पादन के कितने साधन है? उत्पादन के 5 साधन होते हैं। भूमि, पूंजी, श्रम। तो यहाँ पर 3 साधन दिए हुए हैं। तो उपरोक्त तो सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब श्रम उदाहरण है। परिवर्तनशील साधन का उदाहरण कौन है? श्रम परिवर्तनशील साधन का उदाहरण है। उत्पादन प्रक्रिया मूल्यवर्धन की होती है। उत्पादन प्रक्रिया है तो मूल्यवर्धन है। जब कुल उत्पादन में बढ़ती हुई दर से वृद्धि होती है तब सीमांत उत्पाद स्थिर रहता है। भौतिक आधार और भौतिक पैदा के संबंध को क्या कहते हैं? उत्पादन फलन कहते हैं। भौतिक आधार और भौतिक पैदा के संबंध को उत्पादन फलन कहते हैं। अल्पकाल में उत्पादन फलन में नियम लागू होता है। उत्पादन फलन में क्या नियम लागू होता है? परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। उत्पादन की प्रथम अवस्था में यहाँ पर आ और बा दोनों का राइट आंसर है। कुल उत्पाद में बढ़ती हुई दर से वृद्धि होती है। सीमांत उत्पादन बढ़ता है। कुल उत्पादन से आशय है। तो कुल उत्पादन से आशय क्या है? एक निश्चित समय में उत्पादित वस्तुओं की कुल मात्रा कुल उत्पादन से आशय
है। जब उत्पत्ति के साधन में की गई वृद्धि की तुलना में उत्पादन की मात्रा के में अनुपातिक वृद्धि होती है तो इसे क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर कहा जाता है पैमाने का स्थिर प्रतिफल, इसे कहा जाता है। निम्न में से कौन सा स्थिर लागत का उदाहरण नहीं है? तो अस्थायी श्रमिकों की मजदूरी एवं वेतन, ये जो है स्थिर लागत का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्पादन प्रारंभिक होने के पहले निम्न में से कौन सी लागत पाई जाती है? तो स्थिर लागत पाई जाती है। लाभ बराबर लाभ मतलब कैसे निकल जाता है? तो आगम माइनस लागत, तो यहाँ पर लाभ बराबर आगम माइनस लागत हो जाएगा। अवल इसका रिटर्न हो जाएगा। निम्न में से कौन सा समीकरण सही नहीं है? तो ए आर बराबर पी माइनस क्यू बटे क्यू, यहाँ पर ये वाला समीकरण आपका सही नहीं है। जब सीमांत आगम शून्य होती है तब कुल आगम यहाँ पर अधिकतम होती है। सीमांत लागत बराबर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अववाद, दोनों हो जाएगा इसका राइट आंसर। वस्तु की यहाँ पर इसको प्रश्न को आपको पढ़ना है, इसका आंसर आपके सामने है दोस्तों। हम आपको बताएंगे, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए कुछ क्वेश्चन है जो आपको हम पढ़कर नहीं बता पा रहे हैं। कुल आगम टी आर बराबर पी इंटू क्यू, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर 39वां क्वेश्चन है आपका, स्थिर लागत के प्रयोग में परिवर्तन नहीं किया जाता है। स्थिर लागत के प्रयोग में मतलब के प्रयोग में परिवर्तन नहीं किया जाता अल्पकाल में। पूर्ण प्रतियोगिता में औसत लागत, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा अववद, दोनों सीमांत लागत के बराबर होती है। तो यहाँ पर सीमांत लागत किसके बराबर? लागत के बराबर। पूर्ण प्रतियोगिता में औसत लागत सीमांत लागत के बराबर होती है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शुद्ध लाभ बराबर, तो यहाँ पर टी आर माइनस टी एफ सी माइनस टी वी सी, यहाँ पर टी आर बराबर टी सी बराबर 10 रुपये, यह स्थिति है। तो यह स्थिति क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ड वाला। दोनों कौन कौन से? बा एवं सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर देख सकते हो, सामान्य लाभ को अंतर्निहित लागत के एक भाग के रूप में माना जाता है क्योंकि यह स्वामी द्वारा उद्यमी उपकरणों से लागत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउटपुट के एक विशेष स्तर पर एक निर्माता पाता है कि एक निर्माण अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए क्या करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहले से ही अधिकतम लाभ के रूप में कोई परिवर्तन नहीं करेगा। सामान्य लाभ जब होता है तब टी आर बराबर ए सी होता है। सही जोड़ी आपको मिलान करना है, तो ये आपका सही जोड़ी का आंसर है दोस्तों। इसे आपको अच्छे से नोट कर लेना है या फिर आप यहीं डायरेक्ट याद कर सकते हैं। यहाँ पर खालिस्तान लागत एक अतिरिक्त इकाई को उत्पादन करने की लागत कहते हैं, तो यहाँ पर सीमांत लागत, इसका राइट आंसर हो जाएगा। औसत स्थिर लागत वक्र आयताकार अति परवलय होता है। तो ये आपको सबको जो है इसे अच्छे से नोट कर लेना दोस्तों। वीडियो ज़्यादा लंबा हम नहीं करना चाहते हैं, तो आपका भी टाइम ख़राब होगा, तो इन्हें आप अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। ये आपके एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाले क्वेश्चन है। यहाँ पे आपके जो है विश्लेषणात्मक प्रश्न आपके वापस से आ चुके हैं। इनकी शब्द सीमा 120 है, तो आपको इन्हें कुल उत्पाद, सीमांत उत्पाद तथा औसत उत्पाद में आपको संबंध व्यक्त करना है। तो इसका राइट आंसर यहाँ तक हो जाएगा। उत्पादन फलन की मान्यताएं लिखना है आपको, तो उत्पादन फलन की मान्यताएं आप लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देख सकते हो, इसका आंसर यहाँ तक है। अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन लागतों को समझेगा। अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन लागत आपको समझा देना है। स्थिर तथा परिवर्तनशील लागत में अंतर बताना है आपको। यहाँ पर राइट आंसर आपके सामने है। ह्रासमान सीमांत उत्पाद नियम या परिवर्तित उत्पादों का नियम को चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आपको आपके सामने है और इसे चित्र द्वारा आपको व्यक्त करना है। तो ये आपका चित्र है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैमाने के प्रतिफल की सचित्र व्याख्या करना है आपको, चित्र सहित व्याख्या करना है। तो आपको चित्र सहित व्याख्या करना है। लागत आकृति यू आकृति से के क्यों होते हैं, मतलब लागत आकृति यू आकृति के क्यों होते हैं, आपको ये समझाना है। तो इसका राइट आंसर यहाँ तक हो जाएगा। उत्पादन फलन की अवधारणा को आपको समझाना है। उत्पादन फलन की अवधारणा भी आपको अच्छी तरह से समझाना है। साधन के प्रतिफल और पैमाने के प्रतिफल में अंतर आपको बताना है। यहाँ पर सीमांत लागत तथा औसत लागत में पाए जाने वाले संबंध को स्पष्ट करना। सीमांत लागत तथा औसत लागत में पाए जाने वाले संबंध को कुल आगम, औसत एवं सीमांत आगम को एक तालिका द्वारा स्पष्ट करना है। यहाँ पर आपका अध्याय 3 भी समाप्त हो चुका है। अध्याय 4 आता है आपका यहाँ पर पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में फर्म का सिद्धांत। तो इसमें आपके जो है एक एक अंक के 2 क्वेश्चन और 2 अंक का 1 क्वेश्चन, 3 अंक का 1 क्वेश्चन पूछा जाना है। मतलब 7 नंबर के इसमें से आपके टोटल पूछे जाने हैं। आपके एग्जाम में 7 नंबर के आपको क्वेश्चन इसमें से मिलेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर, बाजार में एक व्यक्ति फर्म की पूर्ति अनुसूची कहलाती है। तो व्यक्ति की पूर्ति अनुसूची कहलाती है। पूर्ति के नियम के अनुसार किसी वस्तु की पूर्ति की मात्रा और उसकी कीमत के बीच कैसा संबंध होता है? तो उसकी कीमत के बीच धनात्मक संबंध होता है। पूर्ति में विस्तार की दशा में होता है। यहाँ पर पूर्ति में विस्तार की दशा में होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए की पूर्ति वक्र पर नीचे से ऊपर की ओर। पूर्ति में संकुचन की दशा में पूर्ति वक्र के साथ नीचे की ओर चलन होता है। राइट आंसर अवल हो जाएगा। पूर्ति वक्र में परिवर्तन होता है, तो राइट आंसर कीमत के अलावा अन्य तत्वों में परिवर्तन होने से
प्रौद्योगिक सुधार के कारण है तो पूर्ति में वृद्धि होती है। यहाँ पर सरकारी सहायता एवं उत्पादन के लिए आपको वस्तु के उत्पादन में वृद्धि करती है। यहाँ पर जब एक पूर्ति वक्र प्रारंभिक बिंदु से शुरू होकर झुकती हुई धनात्मक सरल रेखा बनाता है तब यहाँ पर ES एक से बड़ा छोटा होता है। यहाँ पर आपको जब पूर्ति वक्र x अक्ष के समांतर होता है तब पूर्ति की लोच होगी, यहाँ पर अनंत होगी। यहाँ पर 10 क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.8। यहाँ पर निम्नलिखित में पूर्ति का आवश्यक तत्व नहीं है तो क्रय की इच्छा पूर्ति का आवश्यक तत्व नहीं है। पूर्ति से उसी कीमत पर गिरावट आ जाती है जब पूर्ति में कमी हो जाए। निम्नलिखित में उत्पादन के साधन एवं कीमत करने का परिणाम है तो पूर्ति वक्र का बाईं ओर शिफ्ट बाजार अवधि वह समय अवधि है जिसमें पूर्ति में परिवर्तन उपलब्ध क्षमता तक ही संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आधुनिक टेक्नोलॉजी से एक मशीन की स्थापना से उत्पादन लागत में कमी आ जाती है, इसे क्या कहेंगे? तो इसे कहेंगे पूर्ति में वृद्धि। यहाँ पे आपके खाली स्थान आ चुके हैं, इन्हें आपको अच्छे से याद करना है दोस्तों। एक वाक्य में आंसर दीजिए, तो इनका सबका आंसर आपके सामने है, इन्हें देना है आपको आंसर। यहाँ पर अति लघु उत्तरीय प्रश्न है जिनकी शब्द सीमा 30 है, इनके 2 अंक है, तो यहाँ पर ये सभी आपको याद कर लेना है अच्छे से। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए आपको जल्दी जल्दी हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पर आपके विश्लेषणात्मक प्रश्न आ चुके हैं जिनकी जो है 3 अंक का आपको बताना है। यहाँ पर शब्द सीमा 75 शब्द में आपको देना है। तो पूर्ति के कीमत लोच से आप क्या समझते हो ये सभी आपको बताना है। पूर्ति के नियम को आपको समझाना है। यहाँ पर यदि उत्पादन के साधन की लागत में वृद्धि होती है तो ये आपका 7वां क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन में पूर्ति की कीमत लोच को मापने की 2 विधियों का वर्णन करना है आपको। यहाँ पर आपका आ जाता है बाजार संतुलन। यहाँ पर अध्याय 5 आ जाता है जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके 4 अंक के आने वाले हैं, 2 अंक का एक आने वाला है, मतलब 6। यहाँ पर कुल आपके 6 अंक के आने वाले हैं। तो यहाँ पर सही विकल्प आपको चुनकर बताना है। किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किन के द्वारा? मांग द्वारा और पूर्ति द्वारा, मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा सवाल दोनों के द्वारा। बाजार मूल्य संबंधित है, बाजार मूल्य किससे संबंधित है? तो अति अल्पकालीन मूल्य से बाजार मूल्य संबंधित है। वस्तु के मूल्य को प्रभावित करती है, क्या वस्तु को मूल्य को कौन प्रभावित करती है? तो सीमांत उपयोगिता वस्तु के मूल्य को प्रभावित करती है। जब मांग बढ़ती है तो मांग वक्र खिसक जाता है, ऊपर की ओर मांग वक्र खिसक जाता है। सत्य आपके सामने है, इनका राइट आंसर भी आपके सामने है। यहाँ पर अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपके सामने है, इनका राइट आंसर भी आपके सामने। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो इसलिए हम आपको जल्दी जल्दी ये सब कुछ आंसर बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अध्याय 6। आप देख सकते हो यहाँ पे प्रतिस्पर्धा रहित बाजार आपका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में खाली स्थान क्रेता एवं विक्रेता पाए जाते हैं, अधिक संख्या में पाए जाते हैं। तो रिक्त स्थान आपके सामने है। यहाँ पर एक वाक्य में आंसर भी आपके सामने है। यहाँ पर पूर्ण प्रतियोगिता बाजार से क्या से अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, तो इन सबको आपको अच्छे से याद कर लेना है। आप नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ पे आपका समष्टि अर्थशास्त्र आ जाता है, भाग 1 आ जाता है, भाग 2 आ जाता है, भाग 2 का अध्याय 1 आ जाता है, परिचय इसमें सबसे पहला फर्स्ट चैप्टर है। तो यहाँ पर आपका देख सकते हो यहाँ पर सही विकल्प है, सही विकल्प आपको चुनकर लिखना है। समष्टि अर्थशास्त्र में ध्यान किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, किसका अध्ययन किया जाता है? तो यहाँ पर समष्टि अर्थशास्त्र में समग्र का अध्ययन किया जाता है। ये आपका आंसर की है। आप देख सकते हो यहाँ से आंसर देख सकते हो, यहाँ पे आप मिला सकते हो। राष्ट्रीय आय का अध्ययन, यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति करना है तो इनका आंसर नीचे ही लिखा हुआ है। सही जोड़ी बनाई है तो इनका आंसर भी नीचे लिखा हुआ है। सत्य आपको बताना है तो सत्य का आंसर भी नीचे लिखा हुआ है। यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 5 है, आपका देख सकते हो यहाँ पर इनका राइट आंसर भी नीचे वो लिखा हुआ है। तो यहाँ पर अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, 2 अंक के शब्द सीमा इनके 30 है, शब्द सीमा इनके 30 शब्द। व्यष्टि अर्थशास्त्र समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर बताना है तो आपके सामने व्यष्टि अर्थशास्त्र समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर है। यहाँ पर आपको समष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा लिखनी, समष्टि अर्थशास्त्र की 2 विशेषताएं बतानी, समष्टि अर्थशास्त्र के 2 महत्व बताने, समष्टि अर्थशास्त्र के 2 दोष बताने हैं। तो इनमें से एक क्वेश्चन आपके आने की बहुत बहुत संभावना है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र की समष्टि विश्लेषण पर निर्भरता को समझाना है आपको। समष्टि अर्थशास्त्र की व्यष्टि अर्थशास्त्र पर निर्भरता को समझाना है। यहाँ पर अध्याय 2 आ जाता है आपका। यहाँ पर अर्थशास्त्र कक्षा 12 विषय अर्थशास्त्र भाग 2 का अध्याय 2 आपके सामने है, जिसमें आप देख सकते हो राष्ट्रीय आय का लेखांकन है आपके सामने। तो सही विकल्प आपके सामने, इनका राइट आंसर भी जो निशान लगा हुआ है ये आपका राइट आंसर है। रिक्त स्थान की पूर्ति आपको करना है। तो संपूर्ण हल आज के इस वीडियो में बता रहे हैं। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाना है, इसलिए हम आपको जो है समझा नहीं पा रहे हैं, एक क्वेश्चन आपको पढ़कर नहीं बता पा रहे हैं, तो आपको जो है डायरेक्ट इन्हें याद कर लेना है।
राष्ट्रीय आय का अर्थ आपको बताना है, यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय का अर्थ बताना है, अंतिम एवं मध्यवर्ती वस्तु से क्या सही है आपको बताना है, उपभोक्ता वस्तु एवं पूंजीगत वस्तु से क्या सही है आपको बताना है, स्टॉक किसे कहते हैं, विश्लेषणात्मक प्रश्न आपके सामने आ चुके हैं, राष्ट्रीय आय की गणना कीजिए। तो इसकी पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के कमेंट में ज़रूर लिखना और हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होना। हम आप लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हो। हस्तांतरण भुगतान किसे कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद एवं सकल राष्ट्रीय उत्पाद में अंतर बताना, राष्ट्रीय आय के महत्व को बताना है आपको। तो ये सभी आपके प्रश्न उत्तर आपके जो इनका सॉल्यूशन संपूर्ण सॉल्यूशन आपके सामने है। सुनियोजित नियोजितों की मिश्रित आय को स्पष्ट करना, आपको आय विधि का प्रयोग करते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, ये आपका IMP क्वेश्चन है, इसे आपको अच्छे से याद करना है। चांदी कीमत पर राष्ट्रीय आय रुपये, तो ये आपका क्वेश्चन है, इसका आंसर भी हो चुका है। यहाँ पर आपका नेक्स्ट अध्याय आता है, अध्याय 3 मुद्रा और बैंकिंग, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हो, तो यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, यहाँ पे देख सकते हो सही विकल्प आपको चुनकर बताना है, रिक्त स्थान की पूर्ति आपको करनी है। इसमें जो है इनका आंसर आपके सामने है, तो आप इनका आंसर भी देख सकते हो, सत्य सत्य बताना है, सही जोड़ी का आंसर भी आपके सामने है। यहाँ पर नेक्स्ट है आपका एक शब्द या एक वाक्य में आपको उत्तर देना है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन आंसर आप देख सकते हो, यहाँ पर सही जोड़ी हो चुकी है, यहाँ पर आपके क्वेश्चन आंसर आ चुके हैं, देख सकते हो। यहाँ पर एक वाक्य में उत्तर देना है और अति लघु उत्तर प्रश्न आ चुके हैं। मुद्रा का अर्थ समझाइए, वस्तु विनिमय किसे कहते हैं, मुद्रा की मांग किसे कहते हैं, मुद्रा की पूर्ति को आपको समझना है, केंद्रीय बैंक किसे कहते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली किसे कहते हैं, सीमित विधि ग्राहक मुद्रा से क्या आशय है, विश्लेषणात्मक प्रश्न आपके सामने आ चुके हैं। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर से ज़रूर कर लेना। मुद्रा एक अच्छा सेवक है किंतु बुरा स्वामी है, क्या आप सहमत हैं? तो यहाँ पे आपको बताना है, इसका राइट आंसर है मुद्रा का महत्व आपको बताना है, मुद्रा का महत्व। इसका राइट आंसर आपके सामने वस्तु विनिमय प्रणाली को लिखना है आपको, वस्तु विनिमय प्रणाली जो है इसके बारे में आपको बताना है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना के उद्देश्य आपको बताना है, भारतीय रिजर्व बैंक के निषिद्ध कार्यों को आपको बताना है, व्यापारिक बैंकों के कार्य बताना है आपको। उसके बाद में केंद्रीय बैंक तथा व्यापारी बैंक में आपको अंतर बताना है, आपके सामने अंतर है। एक अच्छी मुद्रा के आवश्यक गुणों को आपको लिखना है। यहाँ पे प्रश्न का अध्याय आपका 4 आ चुका है, भाग 2 का अध्याय 4 आ चुका है, तो इसका राइट आंसर भी आपके सामने है। तो इनको फटाफट से नोट कर लेना है दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बनाना चाहते हम आप, इसलिए हम इन्हें जल्दी जल्दी बता रहे हैं। आप चाहें तो वीडियो की जो है स्पीड को धीरे धीरे कर सकते हैं। पूर्ण रोजगार और अपूर्ण रोजगार में आपको अंतर बताना है। यहाँ पर समग्र पूर्ति को स्पष्ट करना है। रोजगार के परंपरागत सिद्धांत की 3 विशेषताएं बतानी है। किन्स के आय व रोजगार सिद्धांत के 3 उद्देश्य आपको बताना है। उपभोक्ता फलन की 3 मान्यताएं आपको लिखनी है। बचत फलन की व्याख्या करनी है। यहाँ पे आपको पूंजी की सीमांत क्षमता को स्पष्ट कीजिए। बचत प्रवृत्ति के निर्धारित 3 तत्व आपको बताना है। अधिक की मांग एवं अभावी मांग में अंतर आपको बताना है। अभावी मांग के 3 कारण आपको लिखने हैं। उसके बाद में किन्स के आय व बेरोजगार सिद्धांत को आपको समझना है। परंपरागत रोजगार सिद्धांत समझाइए। यहाँ पे आपके किन्स के आय व रोजगार सिद्धांत एवं परंपरागत रोजगार सिद्धांत में आपको अंतर लिखना है। तो यहाँ पे आपका अध्याय 5 आ चुका है। यहाँ पर अध्याय 5 में जो है भाग 2 का अध्याय 5 आ चुका है। इसमें आपका सही विकल्प है, तो इसका आंसर आपको नीचे आप देख सकते हो। यहाँ पे इसका आंसर आपको नीचे बता दिया गया है। रिक्त स्थान की पूर्ति आपको करनी है। उसके बाद में सत्य सत्य बताना है। सही जोड़ी आपके सामने है, इसका आंसर भी आपके सामने है। और अति लघु उत्तर प्रश्न हैं, इसमें 2 अंक के आपके प्रश्न है, तो इन्हें भी आपको बताना है। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। तो बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो प्लीज़ लाइक वीडियो को ज़रूर कर देना। और यदि आपको और भी किसी सब्जेक्ट की PDF चाहिए तो वीडियो के कमेंट में ज़रूर से ज़रूर लिख देना। हम आपको जिस भी सब्जेक्ट की PDF चाहिए हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। वीडियो के कमेंट में लिखना मत भूलना दोस्तों। और आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसी हुई है वीडियो के कमेंट में ज़रूर से ज़रूर बताना। यहाँ पे आपका प्रश्न क्रमांक 9 आ चुका है, प्रश्न क्रमांक 10 आपके सामने है। यहाँ पर आप देख सकते हो प्रश्न क्रमांक 11 है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपका अध्याय 6। अध्याय 6 के सही विकल्प आपके सामने है। उसके बाद में रिक्त स्थान आपके सामने, सत्य सत्य आपको बताना है, सही जोड़ी आपको बतानी है। यहाँ पर भुगतान संतुलन से क्या आशय, ये सब कुछ सारे प्रश्न आपके सामने और इनका आंसर भी आपके सामने है। तो सारे प्रश्नों का आंसर हमने आपको बता दिया है आज के इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको और भी किसी विषय से संबंधित समस्या आ रही है तो कॉमेंट में ज़रूर लिखना। यहाँ पर आपको कॉमेंट में लिख देना और प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, लाइक ज़रूर से ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।